गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी को दोबारा से कवर करने वाला हूँ। ये कंपनी मैं आप लोग के लिए इससे पहले भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी डिफरेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि करंटली इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्केट में आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो दोस्तों ये है कि ये कंपनी SME प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड में शिफ्ट होने वाली है। तो इस कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली फाइलिंग करके ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि 2 तारीख को इसकी लिस्टिंग SME से मेन बोर्ड में हो जाएगी। और आप सब लोग को पता है जब भी किसी कंपनी की SME से मेन बोर्ड में लिस्टिंग होती है तो उसके अंदर लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रीजन था। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों ये है कि कंपनी ने रिसेंटली Q4 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं, जो रिजल्ट काफ़ी एक्सेप्शनल आए हैं। तो मैं आपको वो रिजल्ट भी चेकआउट कराऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप लोग को सारी वीडियो चेकआउट करनी है तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके बाद आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियो एक्सेस कर पाएंगे जो स्पेशली मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। ये सारी वीडियोस दोस्तों आपको एक साथ देखने को मिलेंगी मेंबर्स ओनली टैब के अंदर, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन में विजिबल होगा। तो इस पर क्लिक करके आप लोग वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने पिछले कई महीनों में आपके लिए पोस्ट किए हैं। पिछले एक महीने में दोस्तों मैंने आपके लिए 8-9 स्टॉक्स कवर किए हैं। तो आप उन सारी स्टॉक्स को भी चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी। अगर आपने चैनल की मेंबरशिप ली है तो आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए दोस्तों मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलेगा उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या आप लोग मेरे रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे रेगुलर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने बात की यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों पिछले 3 दिनों में मैंने आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट किए हैं, अगर आप चेकआउट कीजिए। कल के दिन मैंने आपके लिए इंडिया की मेरीन इंडस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपेरेटिव एनालिसिस किया था, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 दिनों पहले एक और इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कंपनी है जो एक SME कंपनी है लेकिन हाई ग्रोथ कंपनी है। तो करंटली दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट ने फ्यूचर की गाइडेंस दी है और इनके मुताबिक FY27 में कंपनी 50% की रेट से ग्रो करेगी। तो आप इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए 3 दिनों पहले यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके अंदर टेलविंड्स देखने को मिली है, इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो पोस्ट की थी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों मैंने लगातार आपके लिए पिछले 3 दिनों में पोस्ट किए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हैं। तो ये तो बात होगी चैनल से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि इसकी लिस्टिंग होने वाली है SME से मेन बोर्ड के अंदर, इस कंपनी का नाम है विवेना पावर टेक लिमिटेड। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों ये कंपनी को हमने पिछले 2 साल से रेगुलरली कवर किया है, लेकिन करंटली जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चेंजेस आए हैं इनके कारण मैं आपके साथ ये कंपनी दोबारा से कवर कर रहा हूँ। तो करंटली दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस जो है इवॉल्व हो रहा है। ये एक EPC बिजनेस से इवॉल्व होकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और ट्रांसफार्मर मेकर के रूप में भी इवॉल्व हो रही है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे पावर इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो करंटली दोस्तों कंपनी एंगेज है इस टाइप पे बिजनेस में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के। इसके अंदर कंपनी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल EPC प्रोजेक्ट्स करती है। इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। यहाँ पे कंपनी डेवलपमेंट करी है EHV सबस्टेशन का। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी क्रिएट करी है। कंपनी यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल लेइंग करी है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे अपग्रेडेशन करी है और मॉडर्नाइज करी है एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे शुरुआत की है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस के अंदर भी। यहाँ पे कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करी है और डेवलपमेंट करी है इसका एनेबल करने के लिए इंटीग्रेटेड मल्टी एनर्जी इकोसिस्टम को। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कंपनी के इस टाइप पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए कंपनी ने, ये आपको दिखेंगे यहाँ पे इंक्लूडिंग 500 kV HDVC और यहाँ पे 400/220 और 132/66 33 kV के ट्रांसमिशन लाइन्स के और सबस्टेशन के फॉर बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट पावर एंटिटीज। कंपनी कैटर कर रही है दोस्तों इस टाइप पे स्टेट पावर यूटिलिटीज को, प्राइवेट पावर एंटिटीज को और रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपर्स को। कंपनी एक्वायर करती है इन प्रोजेक्ट्स को थ्रू ओपन बिडिंग एज वेल एज यहाँ पे प्रेफरेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो करंटली दोस्तों कंपनी के इस टाइप पे EPC ड्रिवन बिजनेस मॉडल है और कंपनी स्ट्रक्चर करती है अपने ऑपरेशंस को अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे की वर्टिकल्स।
इसके अंदर आपको सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल और इक्विपमेंट दिखेगा। इसके अलावा आप लोग को सर्विस एक्सेलेंस दिखेगी थ्रू इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। कंपनी दोस्तों करंटली इस टाइम पे कमिटेड है डिलीवर करने के लिए सस्टेनेबल, रिलायबल और फ्यूचर रेडी पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का बेसिक ओवरव्यू। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के जो मैनेजमेंट ने दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्म किया है एक्सचेंजेस को फाइलिंग करके। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है एसएमई से मेन बोर्ड के अंदर। तो कंपनी दोस्तों इससे पहले एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म में थी। आप कंपनी शिफ्ट होने वाली है मेन बोर्ड के अंदर जून 2 2026 को, यानी आपको कल के दिन कंपनी की लिस्टिंग होती दिखेगी मेन बोर्ड में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों की फैक्ट्स और फिगर कंपनी के बारे में। कंपनी को यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में काम करने का। 70+ इसने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। 1400 करोड़ प्लस की इसकी ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों ऑर्डर बुक इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर आप कंपनी के FY26 का टोटल रेवेन्यू देखें तो इस बार के रिजल्ट आने के बाद कंपनी के जो रेवेन्यू है 502 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिखती है, लगभग 3x दिखती है आपको कंपनी की ऑर्डर बुक करंट रेवेन्यू के मुकाबले। इसके अलावा कंपनी के पास सारे इंपॉर्टेंट ISO की सर्टिफिकेशन है। कंपनी में 80+ प्रोफेशनल्स काम करते हैं। इसके अलावा 450+ यहाँ पे कमिटेड आपको कंपनी की वर्कफोर्स दिखेगी। तो एक बेसिक दोस्तों स्नैपशॉट था कंपनी का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। तो दोस्तों एक छोटे साइज की माइक्रो कैप होने के बाद भी इसकी प्रेजेंस ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है। आपको इसकी प्रेजेंस जम्मू कश्मीर में दिखेगी, पंजाब में दिखेगी, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरला। तो आप कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पाथवे को कंपनी के। तो हमेशा दोस्तों मैं आपको किसी भी कंपनी का जब एनालिसिस करता हूँ, हम लोग उस कंपनी में किसी न किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पे मोड देखते हैं या उस कंपनी के पास कुछ स्पेशलिटी होती है, एडवांटेज होती है, उसको चेकआउट करते हैं। लेकिन आप लोग को दोस्तों एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मोड होता है मैनेजमेंट की कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज़। और ये हम लोग को इस कंपनी में क्लियरली दिख रहा है। अगर आप कंपनी के यहाँ पर टर्नओवर ग्रोथ देखें तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों कंपनी ने पिछले कुछ सालों में किस हिसाब से ग्रोथ करके दिखाई है और फ्यूचर में यहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे FY28 तक देख रही है 64.43% की CAGR से ग्रोथ। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें कंपनी ने कंसिस्टेंट किस हिसाब से ग्रोथ करके दिखाई है तो 22 से 23 में दोस्तों यहाँ पे पिकअप किया था कंपनी ने। इनके रेवेन्यू 36 करोड़ के हुए थे, 24 में 66 करोड़ के, फिर 219 करोड़ के, FY26 में 560 करोड़ के। तो पिछले 4-5 सालों में आपको कितनी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का प्रोजेक्टेड ग्रोथ है FY27 में 900+ करोड़ की और FY28 में 1300+ करोड़ की। तो यहाँ पे कंपनी क्लियरली आने वाले सालों में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है अपने रेवेन्यू में। तो दोस्तों किसी भी मैनेजमेंट की जो पास की देखिए एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज़ है वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है मैनेजमेंट के फ्यूचर के लिए भी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कोर सर्विस ऑफरिंग कंपनी की। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की कोर सर्विस ऑफरिंग में आपको पावर ट्रांसमिशन लाइन दिखेंगी, EHV सबस्टेशन दिखेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट दिखेगा, अंडरग्राउंड केबल लिंक दिखेगी। इसके बाद कंपनी यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रही है और यहाँ पे अपग्रेडेशन कर रही है सिस्टम्स का। कंपनी यहाँ पे लाइजनिंग कर रही है विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और यूटिलिटीज़। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की शुरुआत कर दी है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की। और इसको लेके भी दोस्तों कंपनी फ्यूचर में कुछ केपेक्स कर रही है बड़े लेवल पे, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एंट्री ली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर भी, तो ये भी कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ को यहाँ पे पुश करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्टैब्लिश कैसे करेगी अपनी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पे इमर्जिंग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के सेगमेंट में। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने एंटर किया है हाई ग्रोथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के सेगमेंट में विद 511 करोड़ सिक्योर्ड ऑर्डर्स और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो कंपनी को फ्यूचर में दिखता है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों 100 मेगावाट 200 मेगावाट बैटरी एनर्जी सिस्टम राजस्थान के अंदर इसको प्रोजेक्ट मिला है। इसका क्लाइंट यहाँ पे आपको दिखेगा RVUNL। इस ऑर्डर की वैल्यू आपको दिखेगी 302 करोड़ की इंक्लूडिंग यहाँ पे GST और इसकी करंट लोकेशन है जोधपुर के अंदर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पे 65 मेगावाट 130 यहाँ पे मेगावाट आर बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर। इसका क्लाइंट आपको दिखेगा गुजरात ऊर्जा विकास निगम। यहाँ पे दोस्तों इसका स्कोप दिखेगा आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का अंडर टैरिफ बेस्ड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसकी वैल्यू आपको 208 करोड़ की दिख रही है इंक्लूडिंग GST और इसकी करंट लोकेशन है यहाँ पे वडोदरा के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट दोस्तों कंपनी को प्रोजेक्ट मिले हैं टोटल, जिनकी वैल्यू आपको 511 करोड़ की दिख रही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर। तो ये दोस्तों नया वेंचर इस टाइप पे ग्रोथ का कंपनी के बिजनेस को और डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ ओवरऑल इस टाइम पे जो इंडिया की मार्केट साइज है उसके आउटलुक को डिफरेंट सेगमेंट में जिसमें कंपनी काम करी है। तो यहाँ पे आपको पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखेगा यहाँ पे 24 से 30 के पीरियड में ये ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे 3.9 से 4% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इसके बाद इंडिया में दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सेगमेंट है ये आपको ग्रो करते हुए दिख सकता है 4.92% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। यहाँ पे आपको उसके अलावा पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का सेगमेंट ग्रो करते हुए दिख सकता है 6.80% के यहाँ पे CAGR से। इसके बाद हम लोग को पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का सेगमेंट 7.61% के CAGR से ग्रो करते दिख सकता है। यहाँ पे दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन का सेगमेंट है इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 3.10% का।
और लास्टली अगर आप यहाँ पे EHV सब्सटेशन को देखें तो इसका आपको दिखेगा 5.08% का। तो इससे दोस्तों हमें क्लियरली पता चलता है पावर इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। इसके अंदर दोस्तों आपको इंडस्ट्री के टॉप क्लास ट्रस्टेड लीडर्स दिखेंगे जो करेंटली कंपनी के क्लाइंट है। इसमें आपको DGVCL दिखेगा, आपको यहाँ पे PGVCL दिखेगा, MGVCL दिखेगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे PSPCL दिखेगा यानी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन। इसके बाद आपको गेट को दिखेगा, आप लोग को यहाँ पे GSECL दिखेगा, अदानी ग्रुप दिखेगा, रिलायंस इंडस्ट्री है, BHEL हो गया, लार्सन टूब्रो है, सुजलॉन है, वारे रिन्यूएबल हो गया, PDD हो गया, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्लीन मैक्स सोलर हो गया, रेन्यू पावर हो गया और वेल्सपन ग्रुप हो गया। यहाँ पे आपको सारी दोस्तों कंपनियां जो मार्केट लीडर है इसकी क्लाइंट्स दिख रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी जो बेस्ड है इस पे एग्जीक्यूशन की एक्सीलेंस के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है इनटू रिन्यूएबल EPC। साथ में कंपनी जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा था। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे पायनियरिंग कर रही है एनर्जी स्टोरेज के अंदर जो मैंने आपको चेकआउट कराया था। 500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर हैं, 2 इंपॉर्टेंट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए। फिर कंपनी की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको रोबस्ट ऑर्डर बुक दिखेगी जो कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है। 1400 करोड़ प्लस की कंपनी की ऑर्डर बुक है और कंपनी के FY26 के रेवेन्यू 500 करोड़ से ऊपर के थे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के अगर आप आउटलुक को देखें तो करंटली कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके अंदर कंपनी आपको बनाती हुई दिख रही है ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर्स। यहाँ पे इसकी रेटिंग कैपेसिटी 5000 kVA की है विद एनुअल यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी है अप टू 7000 यूनिट पर एनम। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ग्रोथ प्लान है कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन के। अगर आप इसके रोड मैप को देखें तो FY25-26 में दोस्तों इन्होंने इंक्रीज की अपनी रेटिंग कैपेसिटी को बाय 7 MVA। इसके बाद 26-27 में इंक्रीज करेंगे इसकी कैपेसिटी को अप टू 20.5 MVA। यहाँ पे प्रोडक्शन जो वॉल्यूम ग्रोथ है दोस्तों आपको भी बढ़ती हुई दिखेगी। करंटली देखें 25-26 में इन्होंने इंक्रीज किया है 10,000 यूनिट पर एनम की है, लेकिन यहाँ पे 26-27 में इंक्रीज होकर डबल हो जाएगी और ये आपको होती दिखेगी 20,000 यूनिट पर एनम की। तो ट्रांसफार्मर की तरफ को कंपनी के काफी एग्रेसिव आपको प्लान दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट करें यहाँ पे स्ट्रेटेजी कंपनी की जो मेनली बेस्ड है इस टाइम पे एग्जीक्यूशन के ऊपर। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी ने जो रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं क्योंकि कंपनी के यहाँ पे H2 के रिजल्ट आ चुके हैं जो मार्च यहाँ पे 2025 में आए थे। तो दोस्तों कंपनी के अगर आप रिजल्ट देखें तो कंपनी ने काफी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पे कंपनी की सेल्स में 208% का जंप आता हुआ दिखा है। कंपनी के एबिट में 223% का जंप आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट 245% की हुआ है। इसके अलावा कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है ये आपको 241% की होता दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर 12.52 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 42 रुपीज़ का हो चुका है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो P रेशियो 33 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा था वो अब आपको 19 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपनी के वैल्यूएशंस पहले से काफ़ी बेटर होते दिख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे रिजल्ट आने से पहले कंपनी के जो P रेशियो था आपको यहाँ पे 33-34 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कंपनी का जो P रेशियो 19 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों आपके लिए जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल का कंपनी का मीडियन P देखें तो आपको ये 40 की रेंज में दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी शार्प डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है कंपनी के P रेशियो में, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट काफ़ी एक्सेप्शनल थे। कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे P रेशियो कम हो जाएगा और यही आपको होते हुए दिख रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ओवर द ईयर्स के हिसाब से सेल्स में ग्रोथ हुई है। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में चेकआउट कराया था कंपनी की जो सेल्स ही देखिए 23 के बाद इंक्रीज होना शुरू हुई थी 33 करोड़ से 36 करोड़, इसके बाद 66 करोड़, इसके बाद आपको सडन जंप आता हुआ दिखा 24 से 25 में 66 करोड़ से 188 करोड़, और इस बार दोस्तों काफ़ी एक्सेप्शनल जंप हो रहा है यहाँ पे मार्च 25 से 26 में 188 करोड़ से 502 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी ने लगातार अपने एग्जीक्यूशन को मेंटेन कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो आपको पिछले 4 सालों में 14% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 1 साल दोस्तों मार्च 24 में बड़े थे 18% के आसपास, लेकिन हम कह सकते हैं फिर भी ये 14% के आसपास स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी की लॉन्ग टर्म में 14% से ऊपर जाते हुए दिखे आपको, क्योंकि हमें इसके इंडिकेशन यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स में इसका परफॉर्मेंस, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको 23-24 के बाद से 17-18% के आसपास शिफ्ट होते दिख रहे थे। फिर यहाँ पे आपको थोड़ी गिरावट होती दिखी 13% के हुए, फिर यहाँ पे 17% के, और इस बार दोबारा से 14% के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ऊपर की तरफ को शिफ्ट होते दिखें। तो हमें यहाँ पे लगातार दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री को ट्रैक करना है। मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह का फ्यूचर की गाइडेंस देता है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 965 करोड़ की है। तो अभी भी दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है, 1000 करोड़ से इसकी कम है मार्केट कैप, लेकिन यहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों मेन बोर्ड के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद काफ़ी पॉसिबिलिटी की कंपनी में आपको लिक्विडिटी आती हुई दिखे। यहाँ पे अगर आप कंपनी का करंट P रेशियो देखें तो 19.2 का है, इंडस्ट्री का P आपको 18 के आसपास का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हाई ग्रोथ के कारण ये कंपनी हमेशा हायर P कमांड करती थी, तो इसका जो एवरेज P था पिछले 1 साल का भी वो आपको 40 के आसपास का दिखेगा। लेकिन यहाँ पे सडनली एक्सेप्शनल रिजल्ट आने के बाद कंपनी का जो P रेशियो है आपको काफ़ी कम होता दिख रहा है।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 57.2 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 140% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 155% की है। तो काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रो करी है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 0.81 का दिख रहा है। इसमें हल्का सा इंक्रीज आया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अंडर कंट्रोल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के रिजर्व देखिए लगातार बढ़ रहे हैं 19 करोड़ से 55 करोड़, और आप करंटली यहाँ पे 104 करोड़ को गए। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की बोरिंग भी बढ़ी है, देखिए 30 करोड़ से 92 करोड़ की। कंपनी यहाँ पे लगातार एक्सपेंशन पे फोकस करी है, लेकिन अभी भी देखिए कंट्रोल में है, क्योंकि रिजर्व कंपनी की ज़्यादा है और रिजर्व जिस हिसाब से बढ़े हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको इस साल और बेटर होता दिखे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 सालों में जो नेगेटिव था देखिए -11 करोड़, -3 करोड़, और मार्च 25 में भी -3 करोड़। ये आपको पहली बार मार्च 26 में +1 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है, तो आपको कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे -54 करोड़ का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज लगातार पिछले 4 सालों से बेटर हो रहे हैं, 106 डेज से 44 डेज, फिर 14 डेज और करंटली 8 डेज के। इसके बाद अगर आप लोग चेकआउट करें कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल, तो उसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है 18 डेज से यहाँ पे 34 डेज का, लेकिन पास के मुकाबले काफ़ी इंप्रूव है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल दोस्तों इंप्रूव हुआ है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 2024 में 60 से कम होकर 10 हुए थे, और करंटली यहाँ पे मार्च 26 में आपको 10 से भी हाफ होते दिख रहे हैं 5 के। तो ये पॉजिटिव बात है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है 25% से 34%, 40% और करंटली यहाँ पे 51%। तो ये मैंने आपको दोस्तों कंपनी के कुछ की रेशियो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे आपको माइन्यूट सी प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है 70.28% से 70.60% की। तो पहले से दोस्तों प्रमोटर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग थी, लेकिन प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को हल्का सा और इंक्रीज किया है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों कंपनी में FIS की कोई होल्डिंग नहीं है। माइन्यूट सी होल्डिंग थी यहाँ पे पहले सितंबर 25 में, लेकिन अब वो भी नहीं है। और वैसे भी दोस्तों एक SME कंपनी थी जो माइक्रो कैप थी, तो जनरली वैसे भी ऐसी कंपनियों में हमें FIS जिसकी होल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। DIS की जो होल्डिंग थी पहले 0.23% की, ये आपको कम होकर 0.03% की होती दिख रही है। लेकिन यहाँ पे लगातार दोस्तों टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी में, ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं 1800 से 2200 और करंटली यहाँ पे 2755। तो आपको दोस्तों लगातार ट्रैक करना है कंपनी के बिजनेस को, और देखना है यहाँ पे 2 तारीख को जब कंपनी की लिस्टिंग होती है मेन बोर्ड में, उसके बाद कंपनी के अगले क्वार्टर्स में टोटल शेयर होल्डर्स किस हिसाब से बढ़ते हैं, क्योंकि जितने शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे दोस्तों कंपनी में उतनी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। और दोस्तों ब्रॉडर सेंस में हर चीज़ को मार्केट में लिक्विडिटी ड्राइव करती है, तो आप लोग को लगातार ट्रैक करना है कंपनी के आने वाले रिजल्ट्स को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों मैं आपको चेकआउट करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी की फ्यूचर की अपडेट्स को चेकआउट करें, तो विवियाना दोस्तों स्टेप पे स्टेब्लिश कर रहा है ग्रीनफील्ड मल्टी प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये आपको यहाँ पे 100 करोड़ का कैपेक्स करती हुई दिख रही है कंपनी। यहाँ पे जो प्रोग्राम है दोस्तों स्टैब्लिश करने का है ग्रीनफील्ड मल्टी प्रोडक्ट पावर ट्रांसफार्मर और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये आपको होती दिखेगी नियर वडोदरा, जो मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया था। यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करेगी ट्रांसफार्मर्स अप टू 400 kV और अप टू यहाँ पे 765 kV, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको 400 kV तक करती हुई दिखेगी कंपनी। इसके बाद आने वाले फेजेस में आपको 765 kV तक जाते दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी शंट रिएक्टर्स। इसके बाद कंपनी प्रोड्यूस करेगी कन्वर्टेड ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स, और कंपनी प्रोड्यूस करेगी यूनिटाइज यहाँ पे पैकेज सबस्टेशन। तो कंपनी दोस्तों इस फैसिलिटी के अंदर एक्सपेक्ट करी है प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी सेकंड हाफ में FY28 के, और कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से अलोन टारगेट करी है 1000 से 1200 करोड़ के आसपास का सेगमेंटल रेवेन्यू विद 9 to 10% यहाँ पे पैट मार्जिन। और ये कंपनी का टारगेट है दोस्तों यहाँ पे फुल स्केल में, जब यहाँ पे फुल स्केल पे चलेगी फैसिलिटी, और ये पॉसिबल हो पाएगा बाय FY32। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल होंगी, क्योंकि यहाँ पे फेज मैनर में कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, तो आपको स्लोली कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंटल इंक्रीज आता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे H2 के रिजल्ट के बाद आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे कंपनी ने ऑन बोर्ड किया यहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस इंडस्ट्री वेटरन को विद ओवर यहाँ पे 4 डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस। इनके पास दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज है। इन्होंने पर्सनली यहाँ पे स्टैब्लिश किया है देखिए मोर देन 5 EHV पावर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फ्रॉम स्क्रैच, तो ये एक्सपीरियंस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कंपनी माइग्रेट करी जैसे मैंने आपको दिखाया SME से मेन बोर्ड में 2 जून को, और कभी भी कोई कंपनी दोस्तों SME से मेन बोर्ड में माइग्रेट करती है तो लिक्विडिटी आती है उस कंपनी के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों आप कह सकते हैं कंपनी ओवरऑल चेंज हो रही है अपनी कंपोजिशन में। पहले एक EPC कंपनी थी, लेकिन अब यहाँ पे EPC से इक्विपमेंट प्लस ट्रांसफार्मर कंपनी बन रही है विद वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो कंपनी को दोस्तों pहले रेट किया जाता था एज अ प्योर EPC प्लेयर, लेकिन अब यहाँ पे इस कंपनी को बेटर रेट किया जा सकता है, क्योंकि EPC के अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकर और ट्रांसफार्मर मेकर भी है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कंपनी वर्टिकली मूव करी है यहाँ पे तीनों डायरेक्शंस के अंदर। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे कंपनी के Q4 या H2 के रिजल्ट्स के बाद। और जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था,
ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आपके लिए क्योंकि कंपनी ने काफी एक्सेप्शनल रिजल्ट पोस्ट किए हैं और कंपनी की लिस्टिंग हो रही है यहाँ पे एसएमई से मेन बोर्ड के अंदर। साथ में जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों, मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सीबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।